मे आई कम इन सर? जी आइए, बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम आनंद है? जी। आनंद, हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं और आपसे करीब 12 फीट की दूरी पे हैं, तो आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। आपको कोविड तो नहीं हुआ अभी तक? सर हुआ था। और कितने समय तक चला? सर 12 डेज थे सिम्टम्स। कब की बात है? सर अप्रैल में। इसी साल? जी। 21 में? जी। तो सेकेंड वेव में आप सेकेंड उसके वेव शिकार हुए? जी। एंटीबॉडीज तो अच्छी खासी बन गई होंगी आपकी? जी सर। वैक्सीन लगवाया आपने? सर अभी नहीं लगवाया। उसकी वजह? सर वजह ये कि अभी एंटीबॉडीज होंगी मेरे अंदर, और दूसरा रीज़न सर ये था कि अभी मेरा इंटरव्यू 4 तारीख को है, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएँ तो मेरी प्रिपरेशन में कुछ रुकावट आ सकती है। तो ये बताएं कि ये जो कोविड है इसमें और कोरोना में क्या संबंध है? सर WHO ने कोविड इस जो ये वायरस है, इसका जो वैश्विक प्रसार है, और 2019 में चूंकि इसका प्रभाव देखा गया चाइना में, तो इसका नाम कोविड-19 रखा है। और कोरोना सर बेसिकली वायरस है। ठीक है जी। तो इस वाले जो कोविड-19 है उसके वायरस का नाम कोरोना है या कोरोना एक फैमिली का नाम है? सर ये कोरोना एक फैमिली है, ये SARS-CoV-2 नाम इसका साइंटिफिक नाम देते हैं। बहुत बढ़िया। SARS-CoV-2 क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सॉरी सर। कोई बात नहीं। मर्स और सार्स के बारे में कुछ जानते हैं? जी। क्या होता है ये? सर ये दोनों कोरोना फैमिली के ही वायरस हैं। ठीक है। मर्स सर ये चूंकि मिडिल ईस्ट में फैला था इसलिए इसका नाम मर्स रखा गया था। ठीक है। और सार्स सर 2000 के आसपास इसका प्रभाव देखा गया था, सीमित, ज़्यादा प्रभाव नहीं था। सेकंड जो इसका प्रसार है उस तरह से इसका सर सीमित प्रभाव था। तो इन पूरी फैमिली के वायरस को कोरोना क्यों बोलते हैं? अगर इसके नाम के पीछे जाएं तो चूंकि जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो क्राउन की तरह से दिखता है, तो इसलिए इसका जो नाम दिया गया है वो कोरोना सर दिया गया। क्राउन जैसा मतलब थोड़ा समझा के बताइए कैसा? सर जैसे उसका विजुअल है, जो वायरस का विजुअल है, तो सर उसके तौर पर इसको कोरोना नाम दिया गया। ठीक है। आनंद, अपने बारे में कुछ बताइए, इस तरह से बताइए कि हमें आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो ना पढ़ना पड़े और आपसे ही हम सुन लें कि आपकी क्या विशेषताएं हैं। सर जैसा सर आपको पता है मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है जी, और मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। हिस्ट्री ऑनर्स है सर मेरा। अच्छा। और इसके साथ ही सर UPPCS 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है। वर्क ऑफिसर? जी। और मेरी रुचियाँ सर क्रिकेट खेलना और पिताजी की कृषि कार्यों में सहायता करना और आल्हा सुनना है। अच्छा, तो ये वर्क ऑफिसर क्या है? वर्क तो हर सर्विस के लोग करते हैं। चूंकि जिला पंचायत में वर्क ऑफिसर नाम की एक पोस्ट है जो ग्रुप B की पोस्ट है, उसका चयन PCS लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है जी। और इसका मुख्य कार्य सर मेनली टैक्सेशन से रिलेटेड है। और चूंकि ये अपर मुख्य अधिकारी के पद पर जाने के लिए एक प्रिपरेटरी पोस्ट है। अच्छा, जहाँ तो पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको अंग्रेजी में कहते होंगे। जी सर। और आगे चल के आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ब्लॉक पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें जाते होंगे। सर चूंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसका नाम सर अपर मुख्य अधिकारी है जो जिला पंचायत का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इस सर्विस में प्रमोशन का चांस कहाँ तक होता है? सर अभी इसमें सर प्रमोशंस नहीं है, ये वर्क ऑफिसर के बाद सर अपर मुख्य अधिकारी का पोस्ट ही है बस। उसके बाद सर किसी को निदेशालय में पोस्ट किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। अब स्ट्रक्चर्ड नहीं है चीजें जी ठीक तरीके से। तो आनंद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये बताएं कि सुख और आनंद में, और एक शब्द है मजा, इन तीनों में क्या अंतर होता है? सर अगर हम सुख को व्याख्यायित करें तो उसमें मेनली जो फिजिकल खुशी है हम उसको डिनोट कर सकते हैं, और आनंद में सर वो खुशी फिजिकल से आगे बढ़ करके हम आध्यात्मिक स्तर पर जब किसी चीज़ की प्रसन्नता को महसूस करते हैं तब वो आनंद होता है। और सर मज़ा सर उसको अभी मेनली उसका रिलेशन फिजिकल खुशी से ही है। ठीक है। और कई बार मेंटल खुशी के थ्रू भी हमें मजा आ जाता है। ठीक है। आपने कहा कि आनंद का संबंध आध्यात्मिक के साथ है। जी। तो ये आध्यात्मिक क्या होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है? सर इसको मैं ऐसे सर व्याख्यायित करना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई ऋषि या मुनि है या कोई भी सामान्य व्यक्ति है, वो जब अध्यात्म से जुड़ता है और जब उसको कोई अचीवमेंट होती है तो वो जो खुशी है वो आनंद कही जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई
तो वो आनंद की अवस्था थी। चलिए, बुद्ध को तो आनंद आया जी। और जो छोटे मोटे लोग हैं उनके जो छोटे मोटे सुख हैं उनको आप कह रहे हैं फिजिकल है, तो वो सुख समझ में आ रहा है। जी। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी और कुछ नया कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, जी। या आपके मन में एक मौलिक विचार आया, या आपने जाते हुए किसी व्यक्ति को या किसी पशु पक्षी को जो पीड़ित है उसकी सहायता की, जी। और सहायता से जो सुख आपको मिला, वो क्लासिफिकेशन में कहाँ आएगा इसमें? सर क्योंकि वो जी। महात्मा बुद्ध तो हम हो नहीं पाए, तो आनंद तो आ नहीं सकता हमें। फिजिकल ये है नहीं कि आपने किसी की हेल्प की, उससे कोई फिजिकल तो सुख मिला नहीं आपको। तो सुख और आनंद की जो स्केल है उसमें कहाँ रखेंगे उसको? मैं अगर इसको क्लासिफाई करूं तो मैं इसको आनंद की कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरा मतलब यह है कि अगर हम फिजिकल सुख से आगे बढ़ करके मानसिक और आध्यात्मिक सुख को पाते हैं तो हम उसे आनंद की कैटेगरी में रख सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति घोर अध्यात्म विरोधी हो, जी, जैसे चार्वाक मान लीजिए कोई है, या कोई मार्क्सिस्ट है जो अध्यात्म को नहीं मानता, और वो किसी की वैसी हेल्प कर रहा है, उसको भी सुख मिल रहा है, अध्यात्म को वो मानता ही नहीं है, उसके सुख की व्याख्या कैसे होगी? सर ये मानसिक सुख के ही कैटेगरी में इसको रख सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं और उसके पीछे आपको कुछ प्राप्त ना होने की चाह भी हो कि अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो भी हमें प्रसन्नता है, तो ऐसी प्रसन्नता को हम सुख की कैटेगरी में रख सकते हैं और उसे मानसिक प्रसन्नता से जोड़ सकते हैं। सतचित आनंद जो कहते हैं परम तत्व को, ईश्वर को या ब्रह्म को, उसमें आनंद तो मैं समझ गया, अब मुझे सत और चित और समझा दीजिए क्या होता है। सॉरी सर, इसका कोशिश कीजिए, आप बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं हर प्रश्न का, कोशिश कीजिए। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपने अद्वैत वेदांत को, वैष्णव वेदांत को पढ़ा ही होगा जी, और उसमें ये शब्द बार बार आता है सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, तो क्या है सच्चिदानंद का मतलब? सर इस टर्म से तो मैं अवेयर हूँ, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग सर मुझे नहीं पता है, मैं कोशिश सर कर सकता हूँ। कोशिश कीजिए। सच्चित आनंद का मतलब सर, चित्त का मतलब होता है मन, कि हमारे मन को जो प्रसन्नता हो, और सर सत का मीनिंग अगर मैं लगाऊं तो जो एक सच्चा आनंद मन को जो प्राप्त हो। ठीक सर। आनंद जी, आप उत्तर प्रदेश के एक विशेष हिस्से से आते हैं जहाँ के लिए एक ज्योग्राफिकल एक टर्म है जी, वो क्या है ज्योग्राफिकल टर्म? सर उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई बोलते हैं, गांजर नहीं बोलते हैं? जी सॉरी, गांजर ये शब्द सुना है आपने? सर गांजर से अवेयर नहीं परिचित है। आपके क्षेत्र में एक नदी है और जिसका जनजीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, कौन सी नदी है वो? मेरे क्षेत्र में मेनली सर अभी घाघरा और राप्ती दो नदियां हैं जो तराई रीजन को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जो तराई रीजन है वहाँ के जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें वो बहुत सहयोग कर रही हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कई नहरें भी निकाली हैं, और सर इन्हीं नदियों के थ्रू जो बाढ़ का प्रभाव है वो भी ज़्यादातर देखा जाता है। इस संदर्भ में आपने गांजर का समाजवाद शब्द नहीं सुना कभी? सर नहीं सुना है, सॉरी। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, बहराइच में एक बहुत प्रसिद्ध सूफी मज़ार है जी, उसके बारे में बताइए कुछ। सर बहराइच में दरगाह है, वो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। ये महमूद गजनवी के सिपह सालार थे जो तराई क्षेत्र को जीतते हुए जा रहे थे, और इनका मुकाबला बहराइच में राजा सुहेल देव से हुआ और वहाँ इनको सर डिफीट मिली। उसके बाद वहाँ पर इनकी दरगाह बना दी गई। अभी जून के महीने में सर 1 महीने का मेला लगता है इनकी दरगाह पर। राजा सुहेल देव की सामाजिक स्वीकृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर कुछ विवाद था उनके सामाजिक स्वीकृति को लेकर, उनका राजा का जो टाइटल था जी, उसको लेकर कोई विवाद था? सर इस बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन सर जो राजा सुहेल देव हैं, अभी जो भर कम्युनिटी है वो क्लेम करती है कि वो भर जाति से थे, और कुछ राजपूत जो क्लैंस हैं वो भी दावा कर रही हैं कि सुहेल देव जो है वो उस विशेष वर्ग से आते थे। तो इसको लेकर के सर, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपने एक शब्द यूज़ किया क्लैन। जी, आप मानते हैं कि उस एरिया में क्लैंस हैं? सर क्लैन शब्द जी, सही है राजपूत जाति के लिए? सर अलग अलग जैसे राजपूत जातियों में जैसे सर राठौड़ हैं, सिसोदिया हैं, इस तरह के, चंदेल जैसे वंश, तो इन वंशों के आधार पर आज भी लोग अपने को जोड़ते हैं और वो उस वंश परंपरा से अपने को जोड़ करके देखते हैं, तो इससे यूज सर कर सकते हैं। आपने लिखा है कि आपको आल्हा सुनना पसंद है। जी, उस क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है जहाँ के आप हैं? गाया जाता है। कहाँ की कथा है आल्हा की? सर ये मेनली बुंदेलखंड की कथा है। ये आल्हा और उदल चंदेल किंगडम में सेनापति के तौर पर काम करते थे, और वहाँ इनकी वीरता के किस्से बहुत प्रचलित थे। सर इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी जिनको जगनिक ने आल्हखंड में संकलित किया था, और इसका प्रसार, इसकी जो लोकप्रियता थी वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में हो गई। आल्हा के अलावा आपके क्षेत्र में और कौन से जो लोकगीत हैं
लोक संगीत में वो प्रचलित हैं, एक दो का नाम बताइए। सर एक तो जैसे कजरी प्रचलित है और दूसरा सर चैती प्रचलित है। उसके साथ ही सर शादियों में सोहर और बियाहू टाइप इस तरह के गाने। अच्छा, चैती का कोई उदाहरण वो ध्यान आ रहा हो आपको? सर सॉरी सर। चैती के कोई विशेष गायक होते हैं या सामान्य तौर पे आम जन मानस द्वारा गाया जाता है? सर सॉरी सर, नहीं आइडिया है। ये बताइए कि जो आल्हा है उसको गाने की एक विशेष परंपरा है जी, तो वो किस मौके पे गाया जाता है? सर आल्हा ऐसे तो अभी बरसात के रीजन में जो चौमासा का समय होता है ये उसमें गाया जाता है और इसके गाने वाले को अलहैद कहते हैं और वो एक उसकी विशेष शैली है गाते हैं और ये वीर रस का सर काव्य है। और ये प्राचीन समय में देखा जाता था कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय जो सैनिक थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए आल्हा का गायन कराते थे। आल्हा उदल का संबंध एक विशेष मंदिर से है जी। वो मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है? सर ये मंदिर मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है जिसे मैहर देवी का मंदिर कहते हैं। यहाँ चूंकि आल्हा को माना जाता था कि वो मैहर देवी के बहुत बड़े भक्त थे और आज भी ये मान्यता है कि वहाँ पर आल्हा आकर के पुष्प सबसे पहले सुबह पुष्प आल्हा ही चढ़ाते हैं। वहाँ कोई स्थान है जहाँ पे जिसको आल्हा के साथ में एसोसिएट किया जाता है? सॉरी सर ये मैहर वाला पता था। अच्छा, आल्हा उदल की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? सर इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी। मुख्य लड़ाई जो थी जिसकी वजह से उनको प्रसिद्धि मिली वो किसके साथ में थी? सर इसमें मैं 2 लड़ाइयों को जोड़ना चाहूँगा। एक सर इसमें लड़ाई माड़ोगढ़ की लड़ाई आती है जो एक करिंगा राय करके एक शासक था जो शायद गुजरात का वो शासक था, उसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। और दूसरी लड़ाई जो इनकी सबसे लास्ट लड़ाई थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी जिस लड़ाई में उदल की मृत्यु हुई और आल्हा ने फिर संन्यास ले लिया था। चलिए बढ़िया। आनंद जी आप वर्क ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं और 2019 में जी सर। और कब ज्वाइनिंग हो गई आपकी? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अच्छा, अभी रिजल्ट आया ही है? जी सर, फरवरी में रिजल्ट आया है। अभी हम लोगों का सर मेडिकल हुआ है। ठीक, ज्वाइनिंग अभी प्रोसेस। अच्छी बात है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्तर पर आप काम करेंगे? जी सर। ऐसा कहा जाता है कि लोकल बॉडी जो है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पे 3F की समस्या है, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, है ना? UNDP ने इन्यूमरेट किया है इसको। तो क्या कारण है इसके? सर चूँकि पहला अगर देखा जाए फंड की कमी का कारण तो जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार उनके तरफ से पर्याप्त असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है और दूसरा कारण सर जो पंचायती राज का वित्तीय ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर है। पंचायतें अपनी वित्त की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं और सर फंक्शन में जो कमी देखी जा रही वो ये है कि पंचायती राज में चूँकि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं जिसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश में देखूं तो वहां पर राज्य सरकार ने 2 ही विषयों का हस्तांतरण किया है। तो एक कमी सर ये है। और फंक्शनरी में समस्या सर ये है कि पंचायती राज के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अभी उत्तर प्रदेश में सर देखा जा रहा है कि केवल 18% ही वर्कफोर्स काम कर रही है और उसमें भी बहुत सारे स्किल नहीं। आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि केंद्र सरकार ने स्केलेटन बना दिया है 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्यों को कानून बनाना था। अब यूपी पंचायती राज या यूपी म्युनिसिपल एक्ट जो है उसमें जो टैक्स रखा गया है वो लॉर्ड रिपन के ज़माने का है जो उन्होंने बताया था। जैसे कि आप देखे होंगे चुंगी, अब आपको जो काम करना है जी, तो ऑक्ट्री, अब ऑक्ट्री आप जानते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पशु जाएंगे तो उनसे कितना टैक्स दे लीजिएगा। फिर टेलरिंग, कारपेंटरिंग, लेदरिंग ऐसे काम करने वाले छोटे मोटे लोग में एंटरटेनमेंट टैक्स, हाउस टैक्स, ऐसे कितने पैसे हो जाते हैं। तो क्यों टैक्स के ही हमने कम प्रोविजन रखे, क्या ये आपको कारण नहीं लगता? सर तो बड़े महत्वपूर्ण टैक्स हमने नहीं रखे। जी सर, ये कारण जरूर है इसमें कि महत्वपूर्ण टैक्सेस को सरकार ने हस्तांतरित नहीं किया है। लेकिन इसका दूसरा कारण सर इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं। क्योंकि जो भी कर इसमें दिए गए हैं एक्ट के थ्रू तो पंचायतें उनको सही से लागू नहीं कर पा रही हैं और उसमें सर तो इसे लागू न कर पाने के पीछे का कारण ये है कि पंचायतों में जो लोग काम करने वाले हैं वो स्थानीय स्तर के ही लोग हैं, तो उनको टैक्स वसूलने में बड़ी समस्याएं होती हैं। और सर दूसरा कारण ये है कि जो इसके टैक्स का ढांचा है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और तीसरे लेवल पे सर इसमें जो सुधार हो सकता है, क्योंकि जिला पंचायत के थ्रू सर कई जो दुकानें हैं उनको लाइसेंस देने का इस और जो होल्डिंग टैक्स है इसको लगा सकते हैं। ठीक बात। तो अगर जिला पंचायत या जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस पर काम करें। नए कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को और नगर पालिका की संस्थाओं को स्वायत्तता देना
इसको जी। कहते हैं हम लोग लोकलिज्म, स्थानिकतावाद, जिसमें मोस्टली हम लोग राजनीतिक सत्ता बनाते हैं, संस्थाएं वहाँ बनाते हैं। और अब आपके जैसे लोगों के लिए, मतलब अधिकारियों के, जैसे DPRO हो गए, जी है ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी, आजकल उन्हीं के यहाँ से काफ़ी, उनके यहाँ से सब सारी योजनाएं जा रही हैं। जी जी तो आज बात हो रही है न्यू लोकलिज्म की, कि भारत में भी न्यू लोकलिज्म पर बल देना चाहिए, जो मैनेजेरियल ऑटोनॉमी हम दें, वहाँ के प्रशासकों को ऑटोनॉमी दें, रादर दैन की जो सरपंच या मुखिया या ग्राम प्रधान अलग अलग राज्यों में जो भी कहते हैं। जी। आप इसके बारे में अवेयर हैं? सर ये न्यू लोकलिज्म टर्म से सर मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन सर इसके बारे में मेरी धारणा ये है ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी, टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट ने शुरू की थी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब इसको अडॉप्ट कर रही है। सर मेरी धारणा सर इसमें यह है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, चूंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और जनता की समस्याएं और जनता के सरोकारों से डायरेक्ट जुड़ाव जो इलेक्टेड लोग हैं उनका है, तो हमें मेन फोकस उन्हीं को पावर देने पर होना चाहिए। चूंकि ब्यूरोक्रेसी में चुने गए लोगों की आजकल जो देखी जाती है टेंडेंसी कि जवाबदेही की कमी है, और वो जवाबदेही उनकी कमी इसलिए है क्योंकि वो उनका इलेक्शंस नहीं होता, वो एक बार चुने जाते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं। बार बार आप पावर देने, हस्तांतरण, ये सब शब्द बोल रहे हैं जी। तो पंचायती राज के स्तर पर या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर डीकॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन तीनों में अंतर स्पष्ट करिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डीकॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है? सर डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब सर ये है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो पंचायतों को अधिकार दे रही है, सर उससे इसको जोड़ सकते हैं। ये अधिकार कानूनी है, राजनीतिक है या प्रशासनिक है या फिर तीनों है? सर चूंकि उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज एक्ट के थ्रू सरकार ने अधिकार पंचायतों को दिए हैं, स्टैट्यूटरी। जी सर, इसे कानूनी माना जा सकता है। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होता है? सर जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो पावर्स दे रही हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है? सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि जो अधिकार हैं उनको हम, जो देने वाली भावना है उसको ना करके हम उन पर ही छोड़ दें कि जो स्थानीय स्तर के जो कार्य हैं वो आप अपने सुविधा से और अपनी क्षमता के अनुसार आप कार्य करें। अच्छा ये बताएं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, क्या ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का चरम है क्या? इज इट द कल्मिनेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? सर विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही मानी जाती है, और सरकार ने इसमें 73वें 74वें संविधान संशोधन के थ्रू कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जितने भी विषय दिए गए हैं पंचायतों को, उन विषयों में उनको पूरी स्वायत्तता देनी चाहिए, तब ये जो विकेंद्रीकरण के चरम की अवस्था है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा होगा जी, और यूपी म्युनिसिपल एक्ट भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, चूंकि आप सर्विस में भी आ गए हैं। सर अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक है, 74वां तो पढ़ा है? जी जी। तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की चर्चा है जी। कौन से आर्टिकल में है? सॉरी सर, आर्टिकल 243 ZD में है। जी जी। इसमें यूजुअली क्या होता है कि राज्यों के कानून से जिलाधिकारी को इसमें या तो सेक्रेटरी या मेंबर सेक्रेटरी बना दिया जाता है जी। और वो इंटरेस्ट लेता नहीं है जी। क्योंकि उसका अल्टीमेट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ऑपरेशनल कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सामान्य प्रशासन विभाग या चीफ सेक्रेटरी हो गए राज्य के, म्युनिसिपल बॉडीज के प्रति उसकी लॉयल्टी होती नहीं है। तो कभी जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज होती है तो डीएम नहीं आता है जी, कुछ होता ही नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं कि हम लोग इसको कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए रखे हुए हैं? हमने तो ये, मैं कह रहा था कल्मिनेशन, शायद ये पहला स्टेप भी नहीं है। जी। क्या आपको ऐसा लगता है? आपका क्या स्टैंड है इस पर? सर कई बार ऐसा होता है जैसा कि आप कह रहे हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो राजनीतिक लोग हैं और प्रशासनिक लोग हैं उनके बीच कुछ तनाव भी इस मामले में देखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा थी, उसका जो विजन था, उसको ध्यान में रख करके प्रशासक और राजनीतिक नेतृत्व को काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो हम विकेंद्रीकरण की जो सपना है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आप तो इतनी चीज़ें जान गए, आप अधिकारी भी बन गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जी। आप अगर जिलाधिकारी बनेंगे जी, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे? सर फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि हम जो
स्थानीय स्वशासन के जो अधिकारी हैं उनको हम उनके कार्यों में स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, गैर वाजिब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अच्छी बात है। और दूसरा सर, जैसे जो टैक्सेशन का मामला है, तो जिले के अंतर्गत ज़्यादातर जो, चूंकि भारत एक ग्रामीण देश है और नगरीय क्षेत्र में भी स्थानीय स्वशासन काम कर रहा है, तो बहुत सारे टैक्सेशन पंचायती राज, हमने बताया, बहुत अच्छा नहीं है, टैक्स से बहुत कमा नहीं पाएंगे। तो उसमें सर स्टेट लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन है जी, वो भी फियास्को हो जाता है जी। वो भी रेकमेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और भारत के वित्त आयोग से पैसा मांगती है। तो ये दोनों ही चीज़ गड़बड़ है। तो फिर पैसा आएगा कैसे? कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बताइए जो डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके आप फंड जनरेट कर पाएंगे। सर इसमें सर, जैसे जो मैंने पहले कहा कि जैसे जो पंजीकरण का शुल्क है या रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं जिला पंचायत में, शॉप्स का और बहुत सारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पर हम फीस अभी भी लगाते हैं, और फ्यूचर में अगर हम उसको थोड़ा सा अगर इंक्रीज करें तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें इस तरह का कोई मॉडल बता सकते हैं? पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मॉडल, या शिमला का, या कोई और दूसरा जिसने ऐसा काम किया? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सर मॉडल मेरे पास नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन अभी हापुड़ जिला पंचायत ने ऐसा काम किया है। उनको इसके लिए 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है बेस्ट जिला पंचायत का। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस तरह का काम किया। भारत में पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कब स्थापित हुआ था? सॉरी सर, 1687 मद्रास में। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट। आनंद, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं और कहाँ कहाँ इसके अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं हमें? सर नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हम किसी भी पदार्थ के नैनो लेवल पर 10 टू द पावर 9 मीटर्स पे उसका अगर यूज करते हैं तो उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अगर 10 टू द पावर 9 हम देखेंगे तो नैनो तो नहीं होगी, 10 टू द पावर -9 है ना? सॉरी सर, -9। कहाँ अनुप्रयोग देखते हैं इसके हम? सर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम जो ड्रग्स डिलीवरी है उसमें सर कर सकते हैं, और उसके साथ ही सर एरोस्पेस सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही जो बहुत बड़ी बड़ी जो वस्तुएं बनती हैं, उपकरण बनते हैं, उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको छोटे लेवल पे बना सकते हैं और उसकी इफेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक बात है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, फ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स एनर्जी का जी, लेकिन हम इसको अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसे कौन कौन सी रीज़न है कि हम इनको अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं? सर फर्स्ट रीजन सर इसमें देखा जाता है कि जो नाभिकीय संलयन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा टफ है, तो उस कारण से हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं। एक चिकित्सकीय क्लोन, जो मेडिकल क्लोन जिसे कहते हैं, इसकी वर्तमान एप्लीकेशंस जो हैं, और वो भी ख़ास तौर पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में, वो हमें किस प्रकार से देखने को मिलती हैं? इसमें सर मैं साइंटिफिकली उतना अवेयर इस बारे में नहीं हूं। कोई बात नहीं। भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं जी, इनको धीरे धीरे मान्यता अच्छे से मिल रही है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सी अड़चनें इसके अंदर आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं, इनको प्रॉपरली हम काम में लें, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सर चूँकि इलेक्ट्रिक वाहन का अभी नीति आयोग ने इस पर रिपोर्ट भी दी है, और भारत सरकार पर्यावरण प्रदूषण को मिटिगेट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसमें सर मेन जो प्रॉब्लम है वो बैटरी का जो बैकअप है उसको लेकर के है। अगर हम उसको सुधार लें तो अच्छा काम कर सकते हैं। उसके साथ सर जो चार्जिंग स्टेशंस की इंस्टॉलेशन है, अगर उसे हम डिसेंट्रलाइज वे में कर सकें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा सर इसमें प्रॉब्लम जो देखा जाए, जो मुझे लगता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देते हैं तो जो पोल्यूशन का सेंट्रलाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज होगा। और चूंकि अभी हम लोग ज़्यादातर एनर्जी कोयल से ही बनाते हैं, अगर हम उसे ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं ले जाएंगे तो पोल्यूशन का डिसेंट्रलाइजेशन ही होगा, उसका कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। पोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वैक्सीन का हम जिक्र सुनते हैं, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट वैक्सीन जी। तो बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो है किसके लिए स्टैंड करती हैं? सॉरी सर। ओके, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है। मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया नाटक था, तत्कालीन परिस्थितियों में इसने एक माइलस्टोन जैसा काम किया। वो कौन कौन से काम थे जो शूद्रक ने मृच्छकटिकम के अंदर लिखे? जो मृच्छकटिकम है उसमें देखा जाता है कि एक ब्राह्मण जो एक महिला से वो प्यार करता है। तो मुझे लगता है सर जो आज की सोसाइटी है जो कास्ट बेस्ड और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें अगर मृच्छकटिकम के उदाहरण को हम लागू करें तो अच्छे से काम हो सकता है। चलिए, महाजनपद काल एक संक्रमण का काल था जी। कोई 5 ऐसी बातें बताइए जो इसको सिद्ध करती हों।
सर महाजनपद काल, चूंकि पहले महाजनपद के काल के पहले देखा जाता था कि जो समाज है वो जनजातीय ढांचे पर आधारित था, उसके बाद का समाज कृषक ढांचे पर आधारित हुआ। और दूसरा सर इसमें रीजन ये देखा जाता है ट्रांजिशन कि जो राजतंत्र था वो उसके पहले बहुत डिसेंट्रलाइज था, और महाजनपद काल के बाद हमें जो बिंबिसार का काल है उसके बाद मौर्य काल देखा गया, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखी गई। प्रश्न जी, सूफीवाद ने तत्कालीन परिस्थितियों में कौन कौन से 2 पॉजिटिव कार्य किए? सूफीवाद चूंकि सर इस्लाम का जो लिबरल चेहरा था उसे प्रदर्शित करता था, तो पहला इसमें जो डिवाइड उसने पाटा, जो इस्लामी आक्रांता थे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक जो खाई पैदा कर दी थी, तो सूफी ने उस खाई को पाटने में बहुत अधिक योगदान दिया। उसके साथ ही सर लिटरेचर और कल्चर में सूफी का बहुत योगदान ठीक रहा। बात है सर, प्लीज। आनंद जी अभी हाल ही में पेगासस प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में है। जी इसको जो रिलीज़ किया गया है, इसके बारे में जो तथ्य सामने आए हैं, ये एक ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स है जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भारत से कौन सा न्यूज़पेपर समूह इसके साथ है? सर भारत से इसमें द वायर है जी राइट। और पेगासस नाम क्यों है इस चीज़ का? पेगासस चूंकि ग्रीक माइथोलॉजी में एक हॉर्स का नाम था, तो अब सर ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, लेकिन सर इतनी नॉलेज है तो उसी से इसका नाम लिया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हल्दी घाटी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी या विवाद है? सर हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, तो अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि पहले ऐसा माना जाता था कि वो युद्ध अनिर्णित था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और दोनों ये मान लिया गया था कि महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था। जी सर। और अभी तो सर इस पर कुछ पुनर्चिंतन हो रहा है? जी, अभी ये माना जा रहा है कि वो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो पीछे नहीं हटी थी, वहाँ उन्होंने मुकाबला किया था और कुछ मात्रा में उन्हें मतलब फाइनली तो जीत नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा था। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2 जगहों को ऐड किया गया है भारत की। कौन सी जगह है? सर तेलंगाना में रामल्ला मंदिर है, और गुजरात रामल्ला है या और कुछ नाम है? सर मुझे सर यही पता है, और सर दूसरा गुजरात का धौलावीरा है। धौलावीरा है। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की बात करें जी, तो कौन सी सबसे बड़ी साइट है? अभी तक तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी, लेकिन हाल फिलहाल के एक्सकवेशन में राखी गढ़ी को सबसे बड़ी साइट माना जा रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बात करें तो RCEP जो समझौता हुआ है जी इससे भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया है। जी, तो क्या 2-3 मुख्य वजह हैं भारत को इसमें शामिल नहीं होने की, और क्या आपके हिसाब से ये एक अच्छा फैसला है या भारत को इस पर भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है? सर भारत ने उसमें अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है। इसका मेन कारण है कि जो एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो टैक्स ख़त्म करने की बात हो रही थी, तो चूँकि भारत का ऐसा मानना है कि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारतीय मार्केट में आएंगे और यहाँ किसानों की हालत अच्छी नहीं रहेगी। उसके अलावा सर चूँकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी टैक्स, चूँकि ये एक फ्री मार्केट की बात करता है और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सस्ता है और वो उस लेकिन क्या भारत फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव नहीं होने दे रहे हैं? कब तक प्रोटेक्शनिज्म चलता रहेगा? जैसे हमने 1991 तक प्रोटेक्शनिज्म का पालन किया और उसके बाद हम धीरे धीरे फ्री मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी वो कंपटीशन के लेवल को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो RCEP में भारत को कभी नहीं जाना चाहिए या कुछ समय बाद ज्वाइन करना चाहिए? सर मुझे लगता है कुछ समय बाद भारत को अपनी स्थिति, चूँकि इसमें सर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब USA आज़ाद हुआ उसके बाद उसने बहुत दिनों तक क्लोज्ड अर्थव्यवस्था अपनी रखी, और जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो फिर उसने फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी मेघालय हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें कि मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मेघालय सरकार ने कुछ नियम लगाए थे कि सारे लोगों को वैक्सीन लगानी है, जिसमें कि लोकल टैक्सी ड्राइवर थे और जो दुकानदार थे उन सबको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, तभी उनको अलाउ किया जाएगा मार्केट प्लेस में आने के लिए। ठीक है, और इसको लेकर एक केस फाइल हुआ और मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि ये सरासर गलत है, सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आप बताइए कि आज की परिस्थिति में आप कोर्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि सरकार का फैसला सही था, वैक्सीन ज़रूरी है और इसको मैंडेटरी करने में कोई गलत बात नहीं है?
चूँकि अभी जैसे जो कोविड का प्रसार है उसमें देखा जा रहा है कि जीवन की बहुत बड़े स्तर पे हानि हुई है और उसके थ्रू अर्थव्यवस्था को भी बहुत लॉस हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीन है उसे लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कंपलसरी करने के पीछे अगर सरकार कुछ दंड का प्रावधान कर रही है तो मुझे लगता है कि इस तरह के कदम सरकार को नहीं उठाने चाहिए, उसे कुछ प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाने चाहिए। जैसे मतलब अभी आप मेघालय हाईकोर्ट के समर्थन में हैं? जी ठीक है सर। आनंद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है पूरे बोर्ड को। मुझे बस 2-4 बातें और बताइए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य का जो इतिहास है उसमें हम होमो सेपियंस से बने, तो होमो सेपियंस बनने से पहले जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन थी वो क्या क्या थी, और हर स्टेज की एक खास विशेषता, जो निर्णायक विशेषता थी, वो क्या थी? जैसे होमो सेपियंस, फिर वो निएंडरथल है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो सकता है, जो भी आपको 5-6 अवस्थाएं ठीक लगे बताइए उनका नाम। सर इस बारे में मैं ज़्यादा अवेयर नहीं, जो नाम सर आपने बताया बस वही मुझे भी याद थे। उनकी विशेषताएं बता सकते हैं? जैसे होमो इरेक्टस एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था थी जी। ये आपके विषय में रहा होगा पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत? सर हिस्ट्री में था, लेकिन हम सर उनकी जो जैविक संरचना है उसकी विशेषता सर उसे नहीं पढ़ते हैं। नहीं, मुझे बहुत गहराई में चाहिए भी नहीं, केवल ये कि कौन सी स्टेज थी, उसकी विशेषता, कोई एक आध विशेषता या अचीवमेंट कुछ भी। सर चूंकि जो होमो सेपियंस है वो निएंडरथल के बाद उसका विकास हुआ, तो माना जाता है कि जो निएंडरथल मानव था उसका जो मस्तिष्क था उसका डेवलपमेंट होमो सेपियंस के से कम था। ठीक है। और जो सर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में उसकी जो जैविक संरचना में माना जाता है कि उसका जो फोरहेड था वो थोड़ा सा पिचका हुआ था, जो आधुनिक होमो सेपियंस है उसके अपेक्षा। ठीक है सर बस यही इतना ही। ऐसी क्या वजह है कि उस दौर में जब मनुष्य नहीं बना था, डायनासोर्स भी थे और भी एनिमल्स, मतलब शेर, चीता, हाथी के तरह एनिमल्स से जो हमसे ताकतवर हैं, ऐसा क्या था कि मनुष्य तो इतना आगे बढ़ गया और बाकी सारे स्पीशीज पीछे रह गई? क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे आप देखते हैं? इसमें सर मुझे पहला फैक्टर लगता है कि जो मनुष्य की एडॉप्शन की जो कैपेसिटी है वो इसमें सबसे मेन फैक्टर है। उसके बाद सर जैसे नोआ हरारी ने अभी सैपियंस बुक में अपने लिखा है कि जो मस्तिष्क का विकास है वो मनुष्यों में सबसे ज़्यादा हुआ। उन्होंने अपनी जो परिस्थितियाँ थी उसको समझा, उसके हिसाब से डिसीजंस लिए और वो फ्यूचर में सर्वाइव करते रहे। बाकी स्पीसीज में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई और मनुष्यों के डोमिनेशन का भी यही रीजन रहा। अगर आपको पूरी मानव सभ्यता के इतिहास के 5 टर्निंग पॉइंट्स बताने हो जी, तो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब भारत का इतिहास नहीं, पूरी मानव सभ्यता का इतिहास, कौन से 5 टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने सारी मतलब इस यात्रा को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से बदला? सर मुझे पहला लगता है कि जब मनुष्य ने आग की खोज की, ठीक, वो एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। उसके बाद मनुष्य ने जब पहिए का आविष्कार किया, ठीक, उसने मानव जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव किया। उसके साथ ही सर जब मनुष्य ने जो जैविक अवस्था में जब मानव था उससे हट करके जब उसने सामाजिक संबंध विकसित किए, जो आज हमें पूरी दुनिया में जिसका आउटकम दिखाई देता है, वो एक बहुत निर्णायक पल था मनुष्य के जीवन में। सर लेटेस्ट अगर देखा जाए तो जो सूचना प्रसार की जो तकनीकी है जिसने पूरी दुनिया के मानव को एक किया, ये मुझे लगता है बहुत ही चेंजिंग पॉइंट था मानव जीवन का। उसके साथ ही सर जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ये भी मनुष्य जीवन को अब उनका प्रभाव भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि ये बहुत बड़े स्तर पर गुणात्मक बदलाव लाएंगे। आल्हा खंड और परमाल रासों में क्या संबंध है आपस में? सर परमाल रासो जगनिक ने एक महाकाव्य लिखा था, उसका नाम है, इसमें फुली सर अवेयर नहीं, लेकिन गेस कर सकता हूँ कि आल्हा खंड परमाल रासो का एक भाग हो सकता है। ठीक है, तो आल्हा खंड में कुछ ऐसे वर्णन युद्धों के हैं जी जिन पे आरोप है कि वो बाद के वर्णन है और बाद में उसको अंदर प्लेस कर दिया गया है। कुछ ऐसे युद्ध तकनीकों का जिक्र है जो उस समय में शायद होनी संभव नहीं थी। जी, कोई ऐसा छंद बता सकते हैं जिसमें ऐसे कुछ वर्णन हो जो बहुत अनरियलिस्टिक हो उस टाइम के हिसाब से, जिस टाइम की घटनाएं हैं? सर इसमें एक छंद सर जो लगता है मुझे कि जगनिक ने एक जगह लिखा है कि युद्ध हो रहा है, वहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि आधी यमुना में पानी बहे, आधी बहे रक्त की धार, मतलब आधा रक्त की धारा बह रही और आधी पानी बह रही। और सर एक छंद है उसमें कहा है उन्होंने कि बड़े लड़ैया महुआ वाले, इनकी मार सही न जाए, एक का मारे 2 मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो ये सर लगता है कि काफी अच्छे, ये तो अतिशयोक्ति हुई कि आधी यमुना में खून है, एक को मारा, दूसरा मर गया, तीसरा डर से मर गया। कहीं कोई ऐसी युद्ध तकनीक है जो
पढ़ के लगे कि उस समय के हिसाब से संभव नहीं थी, लेकिन वर्णन उस समय का है? सर ये मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। चलिए, आपसे आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए कि भारत सरकार का जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग है, एक खुफिया योजना उसने बनाई है, और वो योजना ये है कि हम जितने भी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके मॉडल्स डेवलप कर लिए हैं, और अब हम बाकी स्पीशीज़ के जीन्स को भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जीनोम मतलब मैपिंग कर चुके हैं। अब ये टेक्निकली संभव हो गया कि हम किसी भी स्पीशीज़ की कोई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को ह्यूमन बीइंग में मिक्स कर सकते हैं जी। और एक नए किस्म की ह्यूमन स्पीशीज़ बनाने की योजना है भारत सरकार की, सीक्रेट मिशन है। आप क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव किस्म के आदमी हैं, तो इसलिए भारत सरकार ने आपको उसमें एक विशेष भूमिका दी है। आपको सारी स्पीशीज़ को दिमाग में रख के ये बताना है कि किस किस स्पीशीज़ की कौन सी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बीइंग में शामिल की जानी चाहिए नई स्पीशीज़ में, और ऐसी 5, 8 या 10 चीज़ें आपको बतानी है। सर चूँकि जो अभी बहुत सारी प्रजातियों में जो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं मनुष्य में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर वो हैं, लेकिन मुझे अगर कहा जाए तो पहले में जैसे शेर में जो ब्रेवरी तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना जी। मतलब ब्रेवरी भी आपको लगता है उससे जीन होता होगा? नहीं सॉरी सर, जैसे कोई संकोच का जीन तो नहीं होता होगा ना। तो जेनेटिक फीचर्स बताइए, फिजिकल फीचर्स। इसमें सर मुझे लगता है जैसे शेर का ही मैं एग्जांपल, तो जो उसकी मसल्स जितनी स्ट्रांग हैं, ठीक है, अगर हम सोच लीजिए आराम जी, से, जल्दबाजी मत कीजिए। तो अगर उतनी स्ट्रांग मसल्स हम ह्यूमन में कर सकें तो हमें करना चाहिए। मसल्स की स्ट्रेंथ टाइगर जैसी। जी। और बताइए। सोच नहीं पा रहे हैं अभी, दबाव में है। हाँ सर थोड़ा सा तो है, लेकिन कुछ एग्जांपल सर आ नहीं रहा है। कोई बात। ठीक है आनंद जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? सर ठीक है, मिला जुला सर लग रहा है। यूपीएससी का पहला इंटरव्यू आपका इससे? जी। बाकी पीसीएस का एक्सपीरियंस वही आपका? जी। आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं ना, तो क्या अनुमान है कि मेंस की परफॉर्मेंस कैसी है आपकी? सर मेंस सर ठीक हुआ है। हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में थोड़ा इस बार कुछ मैपिंग के क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा सही नहीं हो पाए हैं, तो उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता है, बाकी तो ठीक हुआ है सर। और क्या लगता है कितने अंक इंटरव्यू में आने पे आईएएस बन जाएंगे आप? सर इस बारे में तो मेरा अनुमान अभी सर, चूँकि मेरा यूपीएससी में पहला इंटरव्यू है, तो अभी कोई एग्जाम्पल मैंने अपने ऊपर देखा नहीं है, तो अभी अनुमान में कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और आज के इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, इस पर क्या अनुमान है? सर अब ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है। नहीं, डिस्क्रिप्शन ऐसे थोड़ा ना होती है रैंडम, एक आइडिया तो हो ही जाता है। अब सर ऐसे मैं क्या कहूँ, फिर भी बताइए क्या लगता है? जैसे मेरा यूपी पीसीएस में परफॉर्मेंस था, वहाँ मुझे सेकंड हाईएस्ट नंबर मिले हैं, लेकिन आज परफॉर्मेंस मुझे लगता है कुछ उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, तो 170 के आसपास। आपका जो लेवल है, हमारा बोर्ड का सबका अनुमान ये है कि आप वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हैं इस साल के लिए हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, ये सिर्फ मीडियम की बात नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम में हाईएस्ट स्कोरर हो इंटरव्यू में, ये संभावना है। ठीक है, आपकी एंट्री बेहतर है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बैठने का स्टाइल बहुत अच्छा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई सुझाव नहीं है। दरअसल आपकी नॉलेज ही बहुत अच्छी है। ये तो मेंबर जब ठान लेते हैं कि आपको फंसाना, तो फंसा तो हम लेंगे ही, सीधी सी बात है। वो वहाँ भी होगा, 2-4 प्रश्न ऐसे ज़रूर आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे जी। अगर आप सबका जवाब देंगे तो ढूंढ लेंगे ऐसे 2-4 सवाल जो नहीं आते होंगे आपको, सीधी सी बात है ना। तो उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि सॉरी उन प्रश्नों में बोलना चाहिए जो बहुत दूर के हों, और आपने जनरली ऐसा ही किया। जो क्वेश्चंस लॉजिकली आपको आने चाहिए थे वो सारे आपको आते थे। कुछ में हमारी अपेक्षा थी कि आपको आते हों, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। अब आपको आइडिया भी हो गया, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा दिया। सुख और आनंद वाला मैंने आपसे पूछा तो ठीक मैनेज कर लिया आपने, अच्छा मैनेज किया। आपका ही मटेरियल तैयार किया है। तो आध्यात्मिक शब्द बोलने से बचना था। आप उसे कहें कि बौद्धिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, तार्किक सुख हो, इस तरह कोई भी सुख हो, परोपकार का सुख हो, तो सबको आनंद कहते हैं। जो सच्चित आनंद होता है ना, ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत का मतलब रियल जी। ब्रह्म अकेली रियल एग्जिस्टेंस है, बाकी सब अनरियल है या फिर रियल अनरियल के बीच में मिथ्या जिसको बोलते हैं जी। चित का मतलब चेतन, आनंद मतलब
आनंद का मतलब है परफेक्ट बीइंग, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो ईश्वर के सेंस में आनंद का मतलब जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए वो आनंद में है जी। हम सब में कमी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हो जाए जीवन में, वो हो जाए। जो आनंद में है उसका पर्पस भी नहीं है, क्योंकि कुछ कमी नहीं है, तो पर्पस क्यों होगा। तो ब्रह्म को और ईश्वर को भारतीय परंपरा में सत्य चित आनंद इसलिए कहा गया उपनिषदों में कि वो सत्य है, अकेला सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। चेतन है, जड़ पदार्थ नहीं है, भौतिक नहीं है, चेतन के रूप में है और आनंद के रूप में है। तो अगर ये प्रश्न, क्योंकि आनंद नाम से ना वो लिंक निकलता है, तो इतनी व्याख्या कर दीजिएगा। आल्हा उदल पे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। जो सर ने सवाल पूछे, आपने लगभग सारे जवाब दिए और एक्सपेक्टेड भी था ही, आपको पता ही होगा कि ये सवाल आएंगे ही आएंगे। परमाल रासो और वो लिंक आपने ठीक ही बताया। उसमें कुछ ऐसे छंद हैं जिनको लेके लगता है कि बहुत बात के हैं जी। अगर हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य में जी एक टॉपिक आदिकाल है, उसमें रासो साहित्य टॉपिक है, उसके नोट्स पढ़ लीजिए। ओके जैसे एक छंद है जिसमें एक लाइन आती है, रिमझिम गोली बरस है, जी कि युद्ध चल रहा है, उसमें गोलियां चल रही हैं। जी। अब इस पर डाउट रहता है कि जिस जमाने की बात उन युद्धों की, उसमें गोलियां कैसे चल रही होंगी। तो वो इसमें सर ये रीजन है जो आल्हा का संकलन हुआ है वो ब्रिटिश काल में हुआ है, काफी बाद में हुआ है। तो बीच में कई फेजेस हैं जिसमें कई चीजें ना शामिल हो गई हैं, यही आरोप लगता है। तो दो चार ऐसे बहुत रोचक छंद याद रखिए, जैसे 12 बरस लो कुकर, तो आपने सुना ही होगा, है ना। ये बहुत प्रसिद्ध है, कोई पूछ सकता है। ऐसे जो मैं दूसरा आपसे कह रहा हूँ, एक जो मर जाइए खटिया पर तो कौवा गिद्ध न खाई है मांस, बहुत फेमस है। आल्हा पर पूरी संभावना है कि आपसे 3-4 छंद पूछे जाएंगे। 3-4 ऐसे याद रखिए कि वो सुन के मजा आ जाए। आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छे हैं, और भी 2-4 ध्यान रखिए। तो ये मतलब आपके लिए एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ जैकपॉट जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकता है। साइंस टेक भी आपका अच्छा था। जो वर्क ऑफिस था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आपने काफ़ी दूर तक सामना किया, लेकिन सवाल ज़्यादा थे। तो अब आपको आइडिया हो गया कहाँ तक जा सकता है मामला, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। IR करंट अफेयर्स भी ठीक था। और हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि प्री ह्यूमन हिस्ट्री जो है थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। कम से कम होमो इरेक्टस के बारे में 2 लाइन बोल सकें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बोल सकें, वो एक लिंक देख लीजिएगा। क्योंकि जब कोई इतना अच्छा इंटरव्यू देने लगता है ना, तो मेंबर सोचते हैं कहाँ फंसाएं। तो मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा कि देखते हैं आप यहाँ कैसे हैंडल करते हैं। तो थोड़ा सा फंसे, हालांकि मैनेज हो गया वो भी, लेकिन और अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। तो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज़्यादा देखते हैं। हाँ। क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम आए नहीं थे। हाँ। और जैविक जो उनकी ढांचा या संरचना है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्या होगा तो सर, लेकिन मैं देख लूंगा। सिलेबस का पार्ट नहीं, हमारी जिज्ञासा का पार्ट तो है ही। जरूर देख लूंगा। तो एक पॉइंट याद कर लीजिए। जी जी। अंतिम सवाल में क्यों आपका विकेट गिर गया, मैं समझ नहीं पाया कि बायोटेक्नोलॉजी से कुछ मतलब करना है। क्योंकि आप जितना क्रिएटिव तरीके से हैंडल कर रहे थे इंटरव्यू को, हर सवाल को, हर स्ट्रेस को, मुझे उम्मीद थी कि उसमें भी आप छक्का मारेंगे। लेकिन उसमें आप मतलब बोल्ड तो नहीं हुए, पर टुक करके निकल गए बिना रन लिए। क्यों नहीं सोच पाए, दबाव हो गया था? सर प्रेशर था, लेकिन कुछ इमेजिनेशन में वहाँ तक पहुँच, प्रेशर के ही कारण ऐसा हो। मछली से हम पानी के अंदर सांस लेने वाला जी कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं, पक्षियों से उड़ने वाला फीचर ले सकते हैं, ऐसे 1000 फीचर्स हो सकते हैं। पर सवाल ये थोड़ा ना कि यही सवाल पूछेंगे वहाँ तो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे मुझे अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गई थी कि इस प्रश्न को आप हैंडल करेंगे, लेकिन ठीक है, इतना दबाव चल रहा है। उसमें पहले वो जो उसकी जो मेंटल सिचुएशन थी, मैं उसमें चला गया, तो वो थोड़ा सा जी, तो फिर मैं मेरे ख्याल से आखिरी सवाल का अगर आप वो फ्री हिट बॉल थी छक्का मारने वाली जी, उस पर छक्का मार दिया होता तो आपके 200-195 की रेंज आ जाती। आखिरी बॉल पे बीट होना थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा करता है, लेकिन उसको हटा भी दें तब भी आपकी रेंज 170, 175, 180 की इस इंटरव्यू में भी है। मेरी ठोस समझ है कि प्रॉपर IAS मिलना चाहिए आपको, इसी बार मिलना चाहिए। बस ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास घातक होता है, ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा इस बात से। 3 दिन बाद इंटरव्यू है, ठीक से परफॉर्म कीजिए। कोई डाउट है पूछना तो पूछिए हमसे। डाउट जैसे सर साइंस वाले क्वेश्चंस में मैं कुछ ज़्यादा इसको हैंडल नहीं कर पाया, तो वहाँ मैं इसको कैसे बीच का रास्ता में निकालूं? इतना कोई हैंडल नहीं कर पाता, आपने फिर भी काफ़ी हैंडल कर लिए। लेकिन कोई सुझाव तो दीजिए अगर कोई। नहीं, इतना कोई खास नहीं था। जिन पॉइंट्स पे आपको काम करना था वो हो चुका। अगर ये नहीं भी होगा तब भी आप सेफ निकल जाएंगे वहाँ से। क्योंकि सर मैंने BA किया है, हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन मेरा सब्जेक्ट था, तो साइंस मैंने इंटर तक ही पढ़ा है, वो भी वो बेसिक साइंस होती है। तो वहाँ पर और टेक्नोलॉजी UPSC के सिलेबस में तो है, लेकिन उस डेप्थ तक मैं नहीं जा पाया। बेसिक अपेक्षा टेक्नोलॉजी की होती है जी,
और यदि पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ें अपनी टेक्नोलॉजी के, तो आप काम चला लेंगे। एक नज़र उसको देख लीजिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और कोई संशय आपको? सर बाकी सर आपने क्लियर ही किया। पूरी निश्चिंतता के साथ जाइए, और जी। अगर भारत सरकार आपको IAS नहीं बनाएगी तो भारत सरकार का दुर्भाग्य है। थैंक यू सर। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक्स।